आज हम पृथ्वी हमारा जीवन का पाठ 7 पढ़ेंगे, कक्षा 7 का, जिसका नाम है समुद्र की गतियाँ। इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ 6 पढ़ा था, जो थी वायु की गतियाँ। वायु कैसे गति करती है ये हमने समझा था। अब इस पाठ में हम समझेंगे कि समुद्र का पानी भी कैसे गतियाँ करता है। ठीक है, इसलिए इस पाठ का नाम है समुद्र की गतियाँ। अब आप देखिए, ये सब लिखा हुआ है आपकी किताब में कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। ये देखिए, आप इस नक्शे से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा जो नीला नीला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पानी है। और ये जो ग्रीन ये सब दिखाई दे रहा है ये स्थल है, ज़मीन है। मतलब स्थल भाग, ज़मीनी भाग हमारे यहाँ कम है और सागरीय भाग ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है पृथ्वी में। 97% भाग क्या है, पानी। और सिर्फ मतलब नहीं, 97% भाग जो है सागरीय पानी का है। ये देखिए, इधर आपके लिखा है कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है और 29% भाग, है ना, 71% भाग पानी है और 29% भाग क्या है, स्थल, जमीन। इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है। नीली भी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी पृथ्वी में ज़्यादा क्या है, पानी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो है वो कहाँ पाया जाता है, महासागर में। मतलब जितना पानी पाया जाता है, जो 71% भाग जल है, उस 71% भाग का जल का 97% मतलब ज़्यादातर पानी कहाँ मिलता है, महासागर में। और महासागरों का पानी है, ये कैसा पता आपको? महासागरों के रूप में जो जल की प्रचुरता के कारण ही हमारी पृथ्वी अनोखी है। तो महासागर का जल विभिन्न प्रकार के, उसमें क्या मिले रहते हैं, खनिज लवण यानी नमक मिला रहता है। इसकी उपस्थिति के कारण समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। आप उसको मुंह में नहीं ले सकते। आप में कभी अगर कोई समुद्र में गया होगा तो उसके पानी को पी नहीं सकते, बिल्कुल इतना ज़्यादा नमक उसमें घुला रहता है कि वो किसी उपयोग के काम नहीं है। हमारे किसी काम समुद्र का पानी नहीं आता। तो मतलब हमारे पानी का 97% भाग तो समुद्र का है, खारा है, नमकीन है, जो हम उपयोग ही नहीं कर सकते, मनुष्य के उपयोग नहीं आ सकता। और जो शेष 3% जल का भाग है बचा, उसमें भी ज़्यादातर क्या है, उसमें ज़्यादातर बर्फ़ की परतों के रूप में है, बर्फ़ के रूप में है और ग्लेशियर के रूप में है, या भूमि के अंदर पानी है। और इस प्रकार जल का बहुत कम भाग है जो मीठे जल के रूप में प्रयोग, जिसको हम पीने के काम में लाते हैं, खाना बनाने के काम में लाते हैं, वो जल का बहुत ही कम मात्रा में है, तो जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी, मतलब इतने सारा पानी होने के बावजूद पृथ्वी में हमें पानी की कमी का अनुभव होता है। हम सोचते हैं जब इतना ज़्यादा 70% 71% पानी है, फिर भी पानी की कमी रहती है। हम कहते हैं पानी बचाओ, पानी बचाओ। क्यों? क्योंकि इनका 97% भाग तो खारा पानी है और जो 3% भाग बचा उसमें आधा पानी तो बर्फों को, हिमनदों में बना हुआ है, इस भाग में है। और पीने के लिए तो हमारे पास ये देखिए सिर्फ 0.03%। आप इस चित्र में देखिए कि सिर्फ 0.0 मतलब 1% पानी भी नहीं है जिसको हम पीने खाने के लिए यूज करते हैं। इसलिए हमारे नीला ग्रह मतलब पानी इतनी होने के बाद भी हमारे यहाँ क्या है, पानी की कमी है। अब देखिए आप, तरंगे क्या होती हैं। आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान, जब तालाब का पानी हमेशा शांत रहता है और यदि हम उसमें कंकड़ फेंक दें, पत्थर फेंक दें, तो क्या होती हैं, गोल गोल सी तरंगे उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारे जो महासागर का जल होता है वो स्थिर ना होकर के हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। अब हम ये देखते हैं, गतिशील होता है। अब हम ये देखेंगे कि महासागर की में गति जब करते हैं तो क्या क्या होता है। महासागर में गति करते हैं तो क्या क्या होता है, तो लगातार ये तरंगे कैसे चलती हैं। यहाँ यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी कैसे होती है। तो यह गति ऊपर नीचे अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी हो जाती है। महासागरीय जल की इस गति को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं।
या ज्वार भाटा कहते हैं या सागरीय धाराएं और सुनामी के नाम से जानते हैं। मतलब जब महासागर का पानी गति करता है तो वो इतनी चीजें उसमें हो सकती है, या तो हम उनको तरंगे कहेंगे या तो उनमें ज्वार भाटा की तरह गति होने लगेगी। उसको एक नाम ज्वार भाटा एक तरीके को दिया, मतलब कई तरीके से गति होती है उसमें। तो एक तरंगों के रूप में, एक ज्वार भाटा के रूप में, एक सागरीय धाराओं के रूप में और सुनामी के रूप में। इतने रूपों में हम समुद्री पानी की गतियों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अभी आप कक्षा 7 में है, छोटी में है, हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी सी बताई जाएगी। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इन्हीं की बहुत डिटेल, बहुत आगे इनकी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी आप थोड़ा थोड़ा सा इन सब से परिचित हो जाइए, बस इतना ही आपको करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि तरंगे क्या हैं। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, ठीक है, परंतु इनमें पवन जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर पानी गतिशील होता है तो उसमें हवा, चलती हुई पवन जो होती है वही तरंगों को जन्म देती है। तो तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, से कारण बनती है। कैसे बनती है तरंगे? जब जल की सतह में से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तरंगे। हवा के कारण, जब हवा तेज गति से आती है तो वो पानी को क्या करती है, ऊपर नीचे उठा देती है, तो जिसके कारण पानी ऐसे ऊपर नीचे होते हुए तरंगों के रूप में हमें चलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब जल की सतह से टकराती हैं तो मोड़ों के रूप में ऊपर नीचे जल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। अब ये मौसम की दशा में पवन की गति के अनुसार तरंगे ऊंची नीची हो सकती है, बहुत तेज भी हो सकती हैं, बहुत धीमी भी हो सकती हैं। इन्हीं तरंगों में देखिए हम देखते हैं कि ये ज्वार भाटा क्या है। आपने ज्वार भाटा बहुत सुना होगा। तो हम ये समझते हैं कि क्या है समुद्र में। ये देखिए समुद्री तूफान का दिखाया गया कि जब ये किनारे पे चित्र में आप देखिए तरंगे इतनी ज़्यादा हवा तेज होती है तो ये इतनी ऊपर लहर को उठा देती है कि जो आसपास घर होते हैं, मकान होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वो सब तहस नहस हो जाती हैं, विनाशकारी हो जाती है और समुद्री तूफान से हमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। अब हम समझते हैं ज्वार भाटा, कैसे ये ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक आकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल है। अगर हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आपस में आकर्षण बल के कारण ही ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। जो हमारा वायुमंडल है हमारे चारों टिका हुआ है वो भी आकर्षण बल के कारण। पृथ्वी एक जगह स्थिर है, चंद्रमा एक जगह है। ये सब किस कारण ब्रह्मांड में सब एक टिके हुए, गिर नहीं रहे, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे, एक आकर्षण बल के कारण। तो ये सूर्य का जो आकर्षण बल है वो चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, लेकिन पास में, पृथ्वी के पास में क्या चीज़ ज़्यादा है, चंद्रमा ज़्यादा पास है, सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा दूर है। लेकिन तो आकर्षण बल तो सूर्य का ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास होने के कारण, निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बल तो सूर्य में ज़्यादा है, लेकिन दूर से बल लगाएंगे आप किसी चीज़ में तो बहुत कम लगेगा, और जितनी पास आकर के आप बल लगाएंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। जैसे हम किसी चीज़ में फूंक मारते हैं, आप फूकोगे तो अगर पास में आके फूकोगे तो वो कागज़ जल्दी से उड़ जाएगा, और दूर से फूकोगे तो उसमें उतना बल नहीं लग पाएगा और वो नहीं उड़ पाएगा। तो इसी तरह सूर्य के पास तो बल तो ज़्यादा है, आकर्षण बल, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। और चंद्रमा जो है उसका कम है, लेकिन वो चंद्रमा हम पृथ्वी के पास है, इसलिए चंद्रमा के आकर्षण, तो देखिए ये लिखा हुआ है, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ही सागरीय जल के ऊपर जब उठता है, सागर का जल आकर्षण के कारण खिंच जाता है, पानी ऊपर को उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं। और सागरीय जल के नीचे फिर आकर्षण जब कम होता है तो वो पानी पीछे की ओर लौट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम भाटा कहते हैं। तो इस तरह से हमने ज्वार भाटा समझ लिया। अब हम आते हैं, है ना, हाँ ठीक है, पर अब हम आते हैं कि परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं
तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार उठते हैं। मतलब जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य का भी बल लगने लगता है, चंद्रमा का भी लगने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है, पानी बहुत ऊपर उठ जाता है। तो उसको कहते हैं दीर्घ ज्वार आया है, दीर्घ ज्वार आता है ना। दीर्घ ज्वार मतलब बहुत बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो ये कब आता है, पूर्णमासी या अमावस्या को, महीने में 2 बार दीर्घ ज्वार आता है, बहुत ऊंचा पानी उठता है। पानी तो प्रतिदिन 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे पीछे को जाता है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार ऊपर आता है, ज्वार आता है, फिर 2 बार भाटा आता है। लेकिन जब जो पूर्णमासी होती है और अमावस्या का दिन होता है और तीनों जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक लाइन पर आ जाते हैं, तो उस दोनों की आकर्षण शक्ति लगती है, सूर्य की भी और चंद्रमा की भी, तो पानी बहुत ऊंचा उठता है। तो उसको हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। ठीक है, तो जो अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं उनको हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। इस तरह से, और जब विपरीत दिशा में समकोण बन जाता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, तो सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करने लगता है, तो जिसके कारण पानी पीछे को हो जाता है और लघु ज्वार, सबसे धीमा ज्वार पीछे को होता है। वो अक्सर देखिए आप सप्तमी अष्टमी को देखने को मिलता है। ये देखिए आपको चित्र में भी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का दिखाया गया है। अब हम इस ज्वार भाटा, इस पानी उठने से और पानी के पीछे जाने से क्या फायदे होते हैं, तो देखिए जब पानी बाहर समुद्र से आता है, ऊपर को उठता है, तो इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने पर मछलियां चली आती हैं उसी लहर के संग, उसी पानी के संग। जो समुद्र की बहुत गहराई में मछलियां होती हैं वो सब भी हमारे किनारे तटीय क्षेत्र में आ जाती हैं, तो हमको फ़ायदा होता है, हम पकड़ के उसको बेच के अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है ना। फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाह भी आकर के रुक सकते हैं, नहीं तो तटों के पास तो जहाज आ नहीं पाते थे, क्योंकि जहाँ पानी गहरा होगा वहीं जहाज चलेंगे। तो जब ज्वार आता है तो पानी भी वहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, गहरान हो जाती है, तो वहाँ जहाज भी बंदरगाह तक पहुँच जाते हैं और माल उतारने में, चढ़ाने के में भी हमें फ़ायदा होता है। और भाटे के साथ गहरे सागर में वापस भी लौट जाते हैं। फिर वो माल उतार के जहाज, जब भाटा आता पानी पीछे को जाते हैं तो उस समय वो जहाज पीछे को चले जाते हैं। तो ज्वार से उठी जल की दीवार पर नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, इसे ज्वारीय बोर भी कहते हैं। तो इस तरह हमारे ज्वार भाटा से फ़ायदा क्या हुआ कि हमको वहाँ पर मछलियाँ खूब मिलती हैं, हम व्यापार करने में जहाज किनारे तक आ जाते हैं और वापस चले जाते हैं, नहीं तो वो तटों तक नहीं जा पाते थे। इस तरह हमने देखा कि ज्वार भाटा से क्या हुआ अपन का फायदा, है ना, क्या क्या फायदे हैं। तो ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों को कूड़ा कचरा भी ले आते हैं, नदियां द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहाकर ले भी जाते हैं। तो इस तरह इनके द्वारा समुद्र में जो पाई जाने वाली सीप होती हैं, कौड़ियाँ होते हैं, घोंगे होते हैं, मछलियाँ होती हैं आदि तट पर आ जाते हैं, जिसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। और ज्वार भाटा से जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, जो फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा, जापान में इनको हम विद्युत के, इन्हीं ज्वार भाटा के पानी से ज्वारीय विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। अब हम आते हैं महासागरीय जलधाराओं को समझते हैं कि ये जो महासागर का पानी होता है ये एक शांत सा नहीं होता है कि हर बिल्कुल सीमा, ये भी एक नदी, जैसे आप नदियों को देखे होंगे कि वो एक निश्चित धारा की ओर चलती रहती है नदी ना, तो उसी तरह ये जो महासागरीय जल भी है ये नदियों की तरह एक धाराओं से चलते रहती है। ये देखिए महासागरीय जल की गतियों में भी धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों के जल को हजारों किलोमीटर तक बहाकर ले लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह ही बहते जल को, जब महासागर का जल एक निश्चित दिशा में की ओर चलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, महासागरीय धारा। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि महासागरीय धारा क्या होता है तो आप कहेंगे कि जब एक निश्चित दिशा, महासागर का जल जब एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति की होती हैं। अब ये महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो होती कितने प्रकार की हैं, ये जो महासागर में धाराएं चलती हैं महासागर में, ये 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा।
कितने प्रकार की होती है जलधारा? 2 तरह की, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो जो जलधाराएं भूमध्य रेखा, आपको हमने बताया था कि पृथ्वी के बीच में क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है, और ऊपर और नीचे क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे तरफ दक्षिणी ध्रुव। तो जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से यानी बीच से ध्रुवों की ओर ऊपर की ओर जाती हैं उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं, और जो जलधाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं उन्हें हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ऊपर से ठंडी होती है, ध्रुवों का तापमान ठंडा होता है, तो वहां से जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। और हम इसको देखो चित्र से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी जलधारा क्या होती है। ये देखिए आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये जो है विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा है हमारी बीच में जो लाइन पृथ्वी के बीच का हिस्सा है। तो ये जो हमने आपको पहले भी बताया कि जो विषुवती रेखा का क्षेत्र होता है ये बहुत गर्म होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो यहाँ पर बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पर जो भी ये आपका पानी है, यहाँ का समुद्र दिख रहा है ना, ये जमीन है, ये समुद्र है, तो जो भी यहाँ पे जो पानी है समुद्र का वो क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि इससे इस तट से छुपा हुआ है। और इसी तरह ये उत्तरी ऊपर की ओर क्या होता है? ये जो आपका बीच का भाग है इसके ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर दक्षिण। तो यहाँ पर जो धाराएं बह रही हैं इनको हम कहेंगे विषुवती धारा। तो जो विषुवत रेखा के ऊपर की ओर धारा चलती है उसको कहते हैं उत्तर विषुवती धारा, और जो विषुवत रेखा के नीचे धाराएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुवती धारा। आप ये समझ गए, दोनों का नाम विषुवती धारा है। तो जो इस लाइन के ऊपर की ओर चलता है वो उत्तर विषुवती धारा, और जो इस लाइन के नीचे की ओर चलता है वो दक्षिणी विषुवती धारा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो 2 तरह की धाराएं चलती हैं, एक विषुवत क्षेत्र से विषुवती क्षेत्र से विषुवत धाराएं चलती हैं, किस ओर? ऊपर ध्रुवों की ओर। ठीक है, वो कैसी होती हैं? ये गर्म है तो गर्म विषुवत धारा। जो यहाँ से विषुवत रेखा से धाराएं चलती हैं वो हमेशा आप याद रखिए कि गर्म होती हैं, और यहाँ से भी इधर को नीचे की ओर चलेगी, दक्षिणी की ओर भी। इसी तरह जो ध्रुवों से धाराएं चलती हैं, ऊपर से जो जलीय धाराएं चलती हैं वो हमेशा ठंडी होती हैं, क्योंकि ध्रुवों का तापमान क्या होता है? ठंडा होता है। तो आप ये याद रखिए कि ध्रुवों से चलने वाली ध्रुवीय धाराएं कहलाई, और विषुवत रेखा से चलने वाली धाराएं विषुवत धाराएं चलाई। तो ध्रुवीय धाराएं ठंडी होती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, और गर्म जल धाराएं गर्म होती हैं, विषुवत धाराएं जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। तो अब आपको बस 3 वो पढ़नी है, इसमें ज़्यादा है तो बहुत सारी धाराएं, लेकिन अभी आप छोटी कक्षा में हैं, ये इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको 3 धाराओं के बारे में बस पढ़ाया जाए। तो इस नक्शे में मतलब इन धाराओं के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो दिमाग में रख लेनी है, बस उसी से आपको पूरा इस नक्शे को देख करके आप हर धारा का समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर देखिए बॉक्स बना है, इसमें लिखा है कि शीत धारा। जो शीत धारे को नीले रंग से यानी ठंडी धारा, जितनी भी जहाँ जहाँ नीले रंग के आपको ये एरो दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? ठंडी जलधारा के निशान है कि यहाँ से यहाँ ठंडी जलधारा बह रही है। और जहाँ पर लाल रंग से आपको एरो दिखाए गए हैं वो है क्या? गर्म जलधारा के। आपकी किताब में ये मैप बना हुआ है, और इस नक्शे के सहायता से ही आपको वो सब चीज़ समझ में आएंगी। ये धाराएं ऐसे आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये धाराओं का इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इसको आप कल्पना कीजिए कि कैसे नदी का पानी चल रहा होगा। आपने नदियों का पानी बहते हुए देखा है ना, उसी तरह से हम जैसा जैसा बताते हैं आप वैसे वैसे इमेजिन करिए कि हाँ ये नदी ऐसे जाती होगी, ऐसा होता होगा। तो आपको ये नक्शा जो है आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। कि कहाँ पर कौन सा सागर है, कैसे है, ये सब चीज़ें आप सिर्फ इस एक मैप देख करके पूरी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, और आपको याद हो जाएगी कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो हमको महासागरीय धाराओं में केवल कुछ कुछ बातों को समझना है। जो हम बेसिक चीज़ें जो फंडामेंटल है उसको अगर हम समझ लेंगे तो हमको ये पूरी धाराओं के बारे में
हो जाएगा। हालांकि आपके कोर्स में ज़्यादा धाराएं नहीं हैं, आपके कोर्स में सिर्फ अभी 2-3 धाराएं हैं जिनके बारे में दिया गया है, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम धारा, लेब्राडोर धारा, ये क्यूरोसियो धारा, क्यूराइल धारा, बस हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, आपको इस नक्शे से आप अगर इंटरेस्ट लगेगा तो आप बहुत सारी धाराओं के बारे में भी जान सकते हैं। तो इसमें हमको मेन क्या बात जाननी है कि गर्म जलधारा क्या होती है, ये पहले समझना है कि महासागरीय जलधारा है क्या। तो क्या है महासागरीय जलधारा? महासागरीय जलधारा वो है कि जब महासागर का पानी नदी की तरह एक निश्चित दिशा में प्रवाह करने लगता है, यानी बहने लगता है। वैसे तो आप देखते हैं कि वो उछाल मारता हुआ तटों की ओर आता है, फिर वापस लौट जाता है तटों की ओर। नदी ऐसा नहीं करती कि तटों की ओर आती है फिर वापस लौटती है। नदी का पानी क्या होता है, वो एक निश्चित दिशा में चलता है। तो ये तो तटीय क्षेत्र में जब महासागर का पानी आता है तब वो इस तरह से वापस लौटता है, आता है, वापस लौटता है। लेकिन बीच बीच में महासागर का पानी भी एक धाराओं के रूप में चलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि महासागरीय धारा क्या है, उसको क्या कहेंगे आप, कि जब एक निश्चित दिशा में महासागर का पानी जब एक निश्चित दिशा में एक गति से प्रवाह करता है, से धारा में चलता है, बहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा। तो सबसे पहले हमको महासागरीय धारा समझ लेना। समझ में आ गया कि पानी जब एक निश्चित दिशा में नदी की तरह, जब महासागर का पानी नदी की तरह बहने लगता है, ये समझ लीजिए, तो वो क्या कहलाता है, महासागरीय धारा। अब आपको पहली चीज ये समझ ली महासागरीय धारा क्या है। दूसरी चीज आपको समझना है कि महासागरीय धारा होती कितने प्रकार की है, ये जो पानी बहता है वो कितने प्रकार की ये धाराएं बनाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जहां भी ये पूरे नक्शे में, जहां भी पूरी धरती में धाराएं बह रही हैं, ये सिर्फ दो तरह की धाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। ठीक है, आपको ठंडी जलधारा नीले रंग से दिखाई गई है, गर्म जलधारा लाल रंग से। तो बस 2 तरह की हैं, ठंडी और गर्म। कितनी सरल सी बात है समझना, 2 तरह की धाराएं होती हैं। और धाराएं क्या है ये भी समझ लिया। अब बात उठती है कि ये ठंडी जलधारा कैसे चलती है और गर्म जलधारा कैसे चलती है। तो ये आपका जो बीच की लाइन है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आपको पता है। इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर की ओर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे की ओर को दक्षिणी गोलार्ध। ये तो आपने पहले भी पढ़ चुका है। तो अब हमको यहाँ से समझना है कि गर्म जलधाराएं कहाँ से कहाँ की ओर जाती हैं और ठंडी जलधाराएं कहाँ से कहाँ की ओर जाती हैं। तो जो गर्म जलधारा होती है वो हमेशा ये इक्वेटर, ये विषुवत रेखा के पास से, यहाँ की गर्म क्यों बनेगी, यहाँ ये भी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ का पानी गर्म होता है। तो ये गर्म जलधाराएं हमेशा भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ऊपर की ओर और इधर पर नीचे की ओर, इसके इधर दक्षिण की तरफ नीचे की ओर, किस ओर चलती है, ध्रुवों की ओर। ऊपर ध्रुव है, तो गर्म जलधारा हमेशा विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर की ओर चलती है और ठंडी जलधारा जो है वो हमेशा ध्रुवों से, ऊपर ठंडा रहता है तो वहां से ऊपर से नीचे की ओर चलती है। मतलब सिर्फ 2 धाराएं चलती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा बीच से ऊपर की ओर और इधर भी बीच से नीचे की ओर, ठीक। और जो ठंडी जलधारा है यहाँ उत्तर की तरफ से ऊपर से नीचे की ओर, इक्वेटर की ओर, और यहाँ पर दक्षिण की तरफ भी इक्वेटर की ओर। बस इस तरह से 2 धाराएं चल रही हैं। अब चूंकि महासागर अलग अलग हैं तो इसलिए कई जगह इनके नाम अलग अलग हैं इन धाराओं के। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है, और ये प्रशांत महासागर है, और ये आर्कटिक, ऊपर आर्कटिक। तो मेन आपको यहाँ पर ये 3-4 धाराएं ही आपके कोर्स में दी गई हैं कि एक ये लेब्राडोर की धारा। तो ये लेब्राडोर की धारा कहाँ से आ रही है आपकी, यह एक ठंडी जलधारा है, ऊपर से आ रही है ना, देख रही है आपकी लेब्राडोर की ये जलधारा। ये आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से टकराती है। और ये देखिए लाल रंग की गर्म जलधारा आती है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम।
ये दिख रहा है आपको। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ से चल रही है विषुवत क्षेत्र से ऊपर की ओर, और ऊपर से ये देखिए अमेरिका के इधर न्यू फाउंडलैंड से नीचे की ओर लैब्राडोर आ रही है। तो ये दोनों धाराएं जब आपस में टकराती हैं तो ये क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पर एक वो क्षेत्र बन जाता है जिसको यहाँ पर मछली उत्पादन का क्षेत्र कुहासा सा हो जाता है। जहाँ पर दोनों धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहासा सा छा जाता है, कोहरा टाइप का छा जाता है। और यहाँ यह क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। यहाँ कितने पूरे क्षेत्र दिख रहे हैं जो आपको। क्यों यहाँ पर मछलियाँ आ जाती हैं जब ये आपस में टकराती है? वहाँ पर एक घास बनती है जिसको खाने के लिए मछलियाँ इसके पास में आती हैं। तो यहाँ पर मछली पकड़ उत्पादन क्षेत्र, मछली उत्पादन क्षेत्र का बहुत बड़ा क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। अब हम आते हैं तो आपको समझ में आ गया, ये लैब्राडोर ऊपर से आती ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा। और इधर पर आपको दो जलधाराएं पढ़नी है। ये जो ऊपर से आती है ध्रुवों की ओर, एशियाई तट पे हम यहाँ आते हैं जापान की तरफ, तो ये यहाँ से आती है, इसको कहते हैं आइसियो धारा या क्यूराइल की धारा, ठीक है। और यहाँ से एक गर्म जलधारा जाती है जिसको कहते हैं क्यूरोसियो धारा। और ये दोनों जब आपस में टकराती हैं तो ये जापान का क्षेत्र, यहाँ पर भी वही होता है, मछली उत्पादन के लिए मत्स्य उत्पादन केंद्र बनता है। यहाँ पर बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये गर्म जलधारा और ये दोनों जब ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जापान के पास, ये जापानी भाषा में इन धाराओं का नाम जो है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो ये जापानी भाषा में, ये जापान क्षेत्र की है तो उसी की भाषा के अनुसार इनका नाम पड़ा है क्यूरोसियो और आयोसिस। और ये जापान के क्षेत्र में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मछली का उत्पादन का केंद्र बन जाता, मछली पाई जाती है यहाँ पर। इस तरह से आप ये तीन धाराओं के बारे में बस जान लीजिए। ज़्यादा डिटेल में आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं कि महाद्वीप, ये देखिए महाद्वीप के उत्तर पश्चिम तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ये अब आता है गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है, लेकिन मछलियों के जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है। कौन सी घास यहाँ मिलती है, हमने बता रहे थे आपको, प्लैंकटन। ये घास जो होती है ये मछलियों का भोजन होती है। तो इसीलिए जहाँ पर वो जो दो धाराएं टकराती हैं आपस में, ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। हमने बताया ना कि मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं घासों को खाने के लिए उस क्षेत्र पर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड बने रहते हैं जिनसे टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त होते हैं। इससे नुकसान भी होता है आपस में धाराओं के टकराने से। तो ये हमने उनके फायदे नुकसान भी देखे कि देखिए एक तरह से तो बहुत अच्छे मत्स्य केंद्र बन जाते हैं, और लेकिन हिमखंड भी उनके संग आते हैं। ठंडी जब जलधाराएं गर्म से टकराती हैं तो आइसबर्ग आते हैं, तो इनके टकराने से जलयान जो जहाज चलते रहते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि कई उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। सुनामी एक तरंग, जैसे तरंगे आपने पढ़ ली, मतलब पानी की जो गति कर रहा है समुद्री पानी, या तो तरंगों के रूप में, या तो ज्वार भाटा के रूप में, या तो ये आपके महासागरी धाराओं के रूप में, और चौथा है आपके सुनामी के रूप में। तो महासागरी जल की एक अन्य गति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। अब सुनामी शब्द भी क्या है, जापानी शब्द, और जापान में इस शब्द का अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। तो समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं तथा इनका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो इतनी तेज होती हैं सुनामी लहरें कि आसपास ये देखिए चित्र में देखिए, इतनी तेज ये ऊपर उठ करके आ जाती हैं पृथ्वी पर तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पर लोग जो चलते फिरते रहते हैं उनके घर नष्ट हो जाते हैं, सब उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, जीव जंतु बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। आपको पता होगा कि भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी लहर आई थी जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब हम ये भी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि समुद्र की तलहटी के समान
रूप से चपटी नहीं है। जो हमारे समुद्र की तलहटी है वो समान रूप से चपटी नहीं है, ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। जैसे हमारे ऊपर पृथ्वी की ज़मीन जो धरातल है वो एक सी नहीं है ना। हमने आपको प्लेनों में आगे चैप्टर में पढ़ाया था कि ऊपर ना नीचे कहीं पर्वत है, पहाड़ है, घाटी है। तो उसी तरह से हमारी जो समुद्र में भी पर्वत, पहाड़, घाटी है। आपने तो देखा नहीं, हम लोग समुद्र के अंदर तो कभी गए नहीं ना, तो हम लोग को नहीं पता है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो समुद्री तलहटी है, जो समुद्र की भी जो ज़मीन है वो भी ऊबड़ खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई की खाइयाँ, विशाल मैदान, ये सब भी समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारों से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है उसे हम महाद्वीपीय तट कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, या गहरा सागरी समुद्र मैदान कहते हैं, या गर्त कहते हैं। तो इनके अलावा अनेक आकृतियाँ मिलती हैं, कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयाँ, मैदान, जैसे कि धरातल के ऊपर मिलता है उसी तरह का क्षेत्र हमारे इसके नीचे भी रहता है। ठीक है। अब पवनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह आपका चैप्टर हुआ समाप्त। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमसे पूछिए, और इसका क्विज देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया हुआ है उसका, उससे आप उन क्वेश्चन के आंसर अगर दे लेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। धन्यवाद।